चलिएगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं लगभग हम बहुत सारी क्लासें लाइव देते हैं और कुछ समय से जो है नेटवर्क इशू चल रहा, काफ़ी ज़्यादा हैविंग चल रहा है। तो उसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। उसके लिए यही कर सकता हूँ कि भैया यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। लेकिन हाँ, उम्मीद ये है कि कई बार आप तो क्या परेशान होते होंगे, आप नहीं समझ सकते होंगे कि मुझे कितनी मेहनत लगती है। मेरा पेपर भी है 3 को, है ना, लाइव चलती है तो उसमें रिकॉर्डिंग काट छाट तो क्या करना है, खैर रिकॉर्डिंग करके सीधे डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। रात को बार बार 11 जो है टाइम लग जाता है और समय नहीं मिलता पढ़ने का। उसके बाद पढ़ो तो फिर सुबह। तो चलो फिर भी कोई नहीं, एक बार जिम्मेदारी ले ली है तो इस जिम्मेदारी को निभाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा है कि जो बच्चे हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनके लिए करना पड़ता है ना। तो आज हमारा है जीएस फैक्ट सीरीज, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, जीएस फैक्ट सीरीज। अब देखिएगा, पेपर है 3 तारीख को, तो इस बीच में ज़्यादा से ज़्यादा मैं फैक्ट सीरीज लाने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि सर्च करके जो है एक बेहतरीन तरीका का कंटेंट जो है आपके पास में यहाँ पे मैं आपको दूँ, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले जो है, ठीक है, हम लोग बात करते हैं जीएस फैक्ट सीरीज में। पहली बात करते हैं, ये क्वेश्चन आता है मौर्य प्रशासन से। ठीक है, मौर्य प्रशासन से कि जो मौर्य प्रशासन है, यहाँ पे मेगास्थनीज आपने सुना होगा, मेगास्थनीज। ठीक है, एक सुना होगा। इसकी एक बुक है इंडिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग बाग सिर्फ इंडिका कह के छोड़ देते हैं, लेकिन इसने इंडिका में जो मौर्य प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसकी बहुत सी चीज़ों का उल्लेख कर रखा है और बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें जो है मौर्य काल में उस टाइम पे हुआ करती थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिका बुक में। देखिएगा, मेगास्थनीज जो था यूनानी शासक, ठीक है, सेल्यूकेटर का जो था, ये एक राजदूत था, उसको हरा दिया था किसने, चंद्रगुप्त ने, है ना। तो उसके बाद ये उसके दरबार में आया। तो उसके दरबार में आने के बाद इसने क्या किया, इंडिका पुस्तक लिखी। देखिएगा, इस इंडिका पुस्तक के माध्यम से इसने जो है भारतीय सामाजिक और प्रशासनिक जो है उन पे भी बात की। सबसे पहले इसने कहा कि इस टाइम पे जो है भारतीय समाज, याद रखिएगा, भारतीय समाज जो है वो 7 वर्गों में बटा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि इंडिका या मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन टाइम पे भारतीय समाज कितने भागों में बटा हुआ था, 7 भागों में। देखिएगा, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट सीरीज इसने कह रखा है, इसने कह रखा है कि पूरे प्रशासन को चलाने के लिए 6 समितियां थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आ चुका है कि मेगास्थनीज ने इंडिका में पूरे मौर्य साम्राज्य को चलाने के लिए जो प्रशासन की बागडोर संभालते थे, कितनी समितियों का उल्लेख कर रखा है, तो 6 समितियां, याद रखिएगा। ठीक है, 6 समितियां, और प्रत्येक समिति में 5 मेंबर, तो 6 पंजे 30। एक प्रकार से इसने कह रखा है कि 30 लोग ही जो है मौर्य प्रशासन की पूरी व्यवस्था संभालते थे, और ये 6 समितियां थी और इसमें से जो है 5 मेंबर थे। इसके अलावा देखिएगा, मौर्य काल की बात करूं तो मौर्य काल में जो होते थे गुप्तचर, ठीक है, गुप्तचर, इनको गूढ़ पुरुष बोला जाता था, गूढ़ पुरुष बोला जाता था। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते थे, याद रखिएगा। ठीक है, गूढ़ पुरुष जो होते थे, यानी कि मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगर डीप पूछ ले कि गुप्तचर कितने उसमें थे, तो 2। एक तो सस्ता बोला जाता था, एक को लिख लीजिएगा, सस्ता, एक को सस्ता बोला जाता था, और एक को संचरा। जो दूसरी गुप्त सस्ता थी इनकी, वो थी संचरा। क्या पता इतना डीप पूछ दे तो ठीक है, पीसीएस का आपका पेपर है ना, पढ़ी का होगा। यूगेटर प्लस से भी कई बार इतने डीप क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो मौर्य काल में जो गुप्तचर थे उनके लिए गूढ़ पुरुष शब्द यूज होता था, और इस टाइम पे 2 प्रकार की संस्थाएं थी जो गुप्तचर विभाग थे। एक तो सस्ता थी, एक संचरा थी। सस्ता जो इनकी गुप्तचर विभाग था, ये लोग स्थायी रहते थे, मतलब एक ही स्थान पे रहते थे, लिख लीजिएगा, ये लोग स्थायी एक ही स्थान पे रहते थे। एक ही स्थान पे रह के ये लोग गुप्तचर विभाग का काम जो है वो देखते थे। जो दूसरा आपका संचरा होता था, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। जो संचरा थे ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। ठीक है, और जो सस्ता थे ये स्थायी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से गुप्तचर जो थे वो 2 प्रकार के थे, सस्ता और संचरा। इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से मौर्य काल में गूढ़ पुरुष कहा जाता था, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा।
यहाँ के जो पदाधिकारी होते थे उन्हें लिखेगा एस्टिनोमोजाई। एस्टिनोमोजाई यहाँ के पदाधिकारियों को बोला जाता था, लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो न्याय थी, ठीक है, जो न्याय की दो व्यवस्था चलती थी, लिख लीजिएगा। मौर्य काल में न्याय की दो व्यवस्था चलती थी, दो व्यवस्था चलती थी, लिख लीजिएगा। एक होता था धर्मास्थ और एक था, लिखेगा, कंटेंट कंसोधन। ये दोनों ही इसके काल में क्या करते थे, न्याय का काम करते थे। जो धर्मास्थ होते थे, ये लिखेगा दीवानी मामले संभालते थे। थोड़ा पूछ देगा तो डीप, इसलिए मैंने लिख लिया था दीवानी मामले। और जो कंसोधन होते थे, ये फौजदारी मामले निभाते थे। नॉर्मल आप लोग पढ़ लेना, है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आज जीएस में, तो याद रखेगा। यहाँ पे न्याय की दो व्यवस्था थी, धर्मास्थ जो दीवानी मामले देखते थे, और कंसोधन जो थे वो फौजदारी थे, ठीक है, ये फौजदारी मामले संभालते थे, लिख लीजिएगा। और जो मेगास्थनीज है, इसने लिखिएगा मौर्य काल में दास प्रथा जो थी उसका उल्लेख नहीं किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। मेगास्थनीज ने दास प्रथा का कोई हिंट नहीं दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि मेगास्थनीज ने दास प्रथा का हिंट दिया है, बिल्कुल भी नहीं दिया है मौर्य काल में, ठीक है। चलिएगा, इसके अलावा आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो मैंने आपके लिए छांट रखा है, उम्मीद है कि यहां से आ सकता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, आपने सुना होगा वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी सुना होगा। वीवी गिरी जो थे चौथे राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा बच्चों, ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे, ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे। और ये जो है, ठीक है, ट्रेड यूनियन के 2 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। कांग्रेस ट्रेड यूनियन थी, इसके 2 बार अध्यक्ष भी रहे हैं, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ था, तो वीवी गिरी लिख लीजिएगा। और ये ट्रेड यूनियन के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने आपको पढ़ा रखा है, फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जो आपका मंत्री परिषद है, क्वेश्चन लिखिएगा, जो मंत्री परिषद है, ठीक है, मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद होती है, जिसका गठन जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, लिखेगा, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है, ठीक है। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखिएगा, जो मंत्री परिषद होती है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, ठीक है, लोकसभा के प्रति जो है क्या रहती है, उत्तरदायी रहती है। ये आर्टिकल 75(3) में कहा गया है, याद रखिएगा, आर्टिकल 75(3) में कहा गया है कि जो मंत्री परिषद होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या रहेगी, उत्तरदायी रहेगी। अगर लोकसभा का विघटन होता है तो ऐसे में मंत्री परिषद को भी क्या करना पड़ेगा, अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा एक होता है मंत्रिमंडल, ठीक है, एक होता है मंत्रिमंडल, याद रखिएगा। आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में किस आर्टिकल में एकमात्र ऐसा है जहां पे मंत्रिमंडल का उल्लेख है, मंत्रिमंडल शब्द का, तो आर्टिकल 352 में बता चुका हूं, जहां पे नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लगती है। और पॉलिटी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत तरीके से मैंने बता रखा है कि किस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगती है। और आज तक भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, 2 बार इंदिरा गांधी ने लगाई है ना, एक बार चीन और भारत के युद्ध के टाइम पे लगी थी, तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि संविधान के क्या पावर हो जाती है, न्यायपालिका की क्या पावर हो जाती है, राष्ट्रपति की भूमिका किस प्रकार से हो जाती है, किस प्रकार से राज्य की विधानसभा काम करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, नहीं देख रखा वीडियो तो आप लोग क्या कर सकते हो, पॉलिटी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा, और मैंने ये दे रखा है तो तरीके से समझा रखा है, वहां पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं होगी। तो समझ में आया, जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना, आपको बता रखा है मैंने आपको। अब तो आपने देखा होगा लेटेस्ट अभी संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जो एग्लो इंडियन की प्रावधान है भारत में चयन करने का, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, लोकसभा में 2 है, ठीक है,
तो जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, आपने देखा होगा 2 एंग्लो इंडियन को। अब 2026 के बाद कहा गया है, अब नेक्स्ट जो भी होगा लोकसभा चुनाव, कहा गया है कि उसमें ऐसा नहीं होगा। पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आया समझ में? देखिएगा, हर चीज समझिएगा, है ना। तो मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, सिर्फ फैक्ट सीरीज पे नहीं करेंगे। देखिएगा, एक स्वाभिमान योजना थी, ठीक है, स्वाभिमान योजना, स्वाभिमान योजना थी, ये कई बार क्वेश्चन आया है। जो स्वाभिमान योजना थी ये ग्रामीण बैंकिंग से थी, लिखेगा ग्रामीण बैंकिंग के फाइनेंस से थी, ग्रामीण बैंकिंग के फाइनेंस से थी। ये भारत सरकार ने फरवरी 2011 में लॉन्च की थी। ठीक है, ये ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है स्वाभिमान योजना। एक प्रोजेक्ट एरो है, ठीक है, प्रोजेक्ट एरो है, याद रखिएगा, सब लिखते रहिएगा, प्रोजेक्ट एरो है। ये जो प्रोजेक्ट एरो है बच्चों, इसका संबंध डाकघरों से है। ठीक है, डाकघरों में तीव्रता लाने से, डाकघर जो है उनमें तीव्रता लाने से है, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एरो का संबंध इसी से है। और इसी बीच में आपने देखा होगा स्पीड पोस्ट 1972 में, भारत में स्पीड पोस्ट जो है 1972 से लागू हुआ था। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूं, यहीं से मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, आपने योजना आयोग सुना होगा, सब चीज लिखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछ रहा हूं, ये घूम फिर के आ ही जाता है क्वेश्चन। योजना आयोग देखिएगा, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, योजना आयोग की स्थापना। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, हालांकि मैं बताऊंगा। देखिएगा बच्चों, ये मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा बनी संस्था है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा बनी संस्था है, मतलब इसके लिए संसद में अनुमति नहीं ली, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से ही ये संस्था बन गई। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। तो ये क्या करती है, आपने देखा होगा, पंचवर्षीय योजनाओं का खाका तैयार करती है। आपने देखा होगा पंचवर्षीय योजना, भारत में 12 पंचवर्षीय योजना आई थी। 12 पंचवर्षीय योजना के बाद तो क्या हुआ था, आपने देखा होगा कि बाद में मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लॉन्च कर दिया 1 जनवरी 2015 को। तो याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना जो लॉन्च की 1 जनवरी 1951 को लॉन्च की थी। हेराल्ड डोमर जो है, याद रखिएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी, हेराल्ड डोमर। ठीक है, डोमर पे आधारित थी। तो इसका कार्यकाल 5 साल रहता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 जनवरी 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। फिर इसके बाद याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना चली 1 अप्रैल 1956 से। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो मॉडल था महान लोविस, लिखेगा महान लोविस, ये बहुत बड़े सांख्यिकविद थे। ठीक है, और इनका ये मॉडल काफी जो था माना जाता है कि फेमस भी था। तो महान लोविस मॉडल पे दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, पहली हेराल्ड डोमर पे। कई बार पूछा जाता है, ये सब योजना आयोग बनाता है। अब देखिएगा खेल क्या होता है, पैसा भी तो रिलीज करना होता है, सब चीज थोड़ी होता है। इस योजना आयोग के सदस्य आपने देखा होगा हेड पीएम ही होता है ना, हेड पीएम ही होता है। इसके बाद क्या हुआ, इसके 2 साल बाद, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को भारत सरकार ने एक नई संस्था बनाई, जिसे बोला गया एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि भारतीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद ये बनाया है ना, इसके 2 साल बाद। अब क्या कहा गया कि जो योजना आयोग है उस पे थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, एक लगाम लगाएंगे। ठीक है, योजना आयोग जो भी पास करेगा, जो भी चीजें खाका बनाएगा, जो भी एक प्रस्ताव बनाएगा, जो भी करेगा, उसको लास्ट तौर पे उस प्रस्ताव को उसने किसके सामने रखना होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रखना होगा। और इस राष्ट्रीय विकास परिषद का भी हेड जो होगा वो पीएम होगा। देखिएगा, दोनों जगह पीएम है, खाली घुमाया गया था। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खाली घुमाया गया था, दोनों का ही हेड जो था वो पीएम हुआ करते थे। और दोनों के पहले हेड जो बने, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास आयोग के हेड पहले पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका क्या थी 1952 के बाद,
ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। जो केसी नियोगी की सिफारिश पर योजना आयोग बनाया था, याद रखिएगा, केसी नियोगी थे, उनकी सिफारिश पे बनाया था 15 मार्च 1950 को। तो एक खाका तैयार करता था और खाका तैयार करने के बाद 6 अगस्त 1952 से पहले ही ये अपने प्रस्ताव जो भी थे सब पास करते थे। तो 6 अगस्त 1952 को एनडीसी बना और कहा गया कि यार जो भी योजना आयोग खाका तैयार करेगा, जो भी प्रस्ताव बनेगा, अंतिम तौर पे उस पे जो है सहमति कौन देगा? राष्ट्रीय विकास परिषद देगा। अगर राष्ट्रीय विकास परिषद सहमति नहीं देगा तो वो लागू नहीं होगा। देगा इसलिए क्योंकि दोनों का ही हेड कौन था बताइएगा? पीएम था। समझ में आया ना? ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा बाद में मोदी सरकार ने, आपने देखा होगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई, कुछ टाइम चली, 2-3 साल चली। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग की जगह पे, याद रखिएगा, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया। लिख लीजिएगा, नीति आयोग का। ठीक है, नीति आयोग का लिख लीजिएगा। नीति आयोग की फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेशनल लिख लीजिएगा, नेशनल। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया नीति आयोग की फुल फॉर्म है, कई बार पूछ लेता है, याद रखिएगा। तो ये पूरा जो है माजरा याद रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर में कभी भी। ठीक है, तो इसको मिटाएं, आगे बढ़े। देखिएगा, हक ए सर्व। ठीक है, देखिएगा, हक ए सर्व आपको पूछा जाएगा कई बार। हक ए सर्व ना देखे सिर्फ सर्व पूछा जाता है। तो ये एक सिंचाई कर था, याद रखिएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर टैक्स था, सिंचाई कर था, जिसे मध्य भारत में पहली बार लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, किसने लागू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश का प्रतापी राजा है। और आपने एक इतिहासकार सुना होगा इलियट नाम से। ठीक है, मध्यकाल के लिए इस इतिहासकार ने बहुत ज्यादा कमेंट कर रखे, इलियट ने। तो इलियट इसे सल्तनत काल का अकबर मानता है। कई बार ये स्टेटमेंट भी पूछ सकता, हो सकता है कि पीसीएस जैसे पेपर हमें प्री में ये क्वेश्चन पूछ दे, यूके ट्रिपल से भी पूछ सकता है। किस व्यक्ति ने फिरोज शाह तुगलक को मध्यकाल का अकबर कह रखा है? तो इलियट। ठीक है, तो हक ए सर्व नामक एक सिंचाई कर था जो मध्यकालीन इतिहास में पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा इसने क्या किया फिरोज शाह तुगलक ने? एक आपने कर सुना होगा, जजिया कर। ठीक है, जजिया कर सुना होगा। तो इसने क्या किया? अभी तक जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने, आपने सुना होगा, MB के इसे बोला जाता है, मोहम्मद बिन कासिम, इसने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था भारत में, जब इसने 711 बार के आसपास में सिंध पे अटैक किया था। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया था? ब्राह्मणों पे नहीं लगाया था। ठीक है, न महिलाओं पे और बच्चों पे नहीं लगता था। तो फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक होता है जो जजिया कर को ब्राह्मणों पे भी लगा देता है। लिख लीजिएगा, ब्राह्मणों पे भी लगा देता है। बाद में उसके बाद अकबर हटाता है, फिर औरंगजेब लगा देता है इसे। याद रखिएगा, जजिया कर के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, महिलाओं और बच्चों पे नहीं लगता था, इसने ब्राह्मणों पे भी लगा दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा लिखिएगा, जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने एक विभाग बनाया था, दीवान ए खैरात विभाग। एक विभाग बनाया था, लिखिएगा, दीवान ए खैरात विभाग। दीवान ए खैरात विभाग। खैरात का मतलब क्या है ना? देखभाल। खैरात विभाग यानी कि लोगों की स्वास्थ्य से संबंधित था। और साथ ही ये नहीं, सॉरी, स्वास्थ्य नहीं, खैरात नहीं, जो मोमडन अनाथ लड़कियां या बेबस होती थी ना, उनके लिए इसने किया हुआ था खैरात विभाग का। ठीक है, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा देखिएगा आपने, ठीक है, सुन रहा होगा, नहरों का जाल इसने बिछाया था। नहरों का जाल इसने बिछाया था दिल्ली सल्तनत में। याद रखिएगा, नहरों का जाल बिछाने वाला भी यही शासक था। कई बार क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा, सार्वजनिक
PWT आपने सुना होगा, ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग। देखिएगा दो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, सार्वजनिक जनिक वितरण। ये पूछा जाता है बच्चों क्योंकि आज के टाइम पे ये चीज है ना, भारत में क्रांतिकारी माहौल बना सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। इसके माध्यम से आपने देखा होगा जो एफसीआई है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या करती है, जो भी राशन भारत सरकार देती है, जो बीपीएल और एपीएल में होता है, ठीक है, बीपीएल और एपीएल की जो टाइमलाइन थी या सीमा रेखा थी, इंदिरा गांधी सरकार में 1975 में खींची गई थी। आई बात समझ में? तो इसके बाद क्या होता है, पीडीएफ सिस्टम के माध्यम से एफसीआई जो है, आपने देखा होगा बीपीएल, अंत्योदय कार्ड, उनको क्या देता है, राशन देता है, उसे बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो याद रखिएगा ये जो लॉन्च की थी भारत में, तो पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और मॉडर्न ब्रिटिश काल की बात करें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ब्रिटिश काल में लॉर्ड डलहौजी, मैं कल ही बता चुका था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इसके अलावा एक है सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे PWT बोलते हो, है ना, निर्माण विभाग। तो इसने क्या किया, सिंचाई के लिए जाल बिछाया, तो उसके लिए नहरें चाहिए थी, ठीक है, इसलिए इसने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, PWT की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। लिख लीजिएगा बच्चों, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिरोज शाह तुगलक। अब देखिएगा मॉडर्न भारत में दोनों की ही, सार्वजनिक निर्माण विभाग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, दोनों की ही जो शुरुआत की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी, लिख लीजिएगा, मॉडर्न भारत में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सल्तनत काल में पूछेगा तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपकी अलाउद्दीन खिलजी की है और सार्वजनिक निर्माण विभाग आपका फिरोज शाह तुगलक का है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब चीज नोट करिएगा। देखिएगा जो स्टार्ट से जुड़ा होगा, इतनी गारंटी दे रहा हूं, उसमें पेपर में बैठने तक जो आपका ऐसा ही होगा ना, तब तक देखना, मतलब कितना कोर्स खींच दूंगा, आप याद करते रहिएगा। 10 के बाद मैं पेपर लूंगा 10 बार लगातार कंटिन्यू अपने कोर्स से, ठीक है। इसलिए भी जो देखता है कंटिन्यू वो देखता रहे, ठीक है। व्यू और सब्सक्राइब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है तो कंटेंट से और बच्चों के निकलने से। मैं आज भी कह रहा हूँ और उस दिन भी बोलूंगा जिस दिन आप बोलोगे कि सर निकल गया, ठीक है। अगला देखिएगा, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। एक है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि इससे कई क्वेश्चन जोड़ दूंगा मैं आपके, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, जो बता रहा हूं लिखते भी रहिएगा, सब चीजें नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है लिखेगा, किसने लिखी थी, लिखेगा दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। इसके माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को क्या किया था, मतलब अपने विचारों का वर्णन किया था इस बुक के माध्यम से। आई बात समझ में? दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले क्या किया, हमें इतिहास में दिखाई दे 1875 में। 1875 में इन्होंने मुंबई वाले एरिया में क्या किया, आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की। और दयानंद सरस्वती ने इस आर्य समाज की स्थापना जब 1875 में की, तो इसके माध्यम से लोगों को एक नारा दिया, पुनः वेदों की ओर लौटो, पुनः वेदों की ओर लौटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो भी मैं बता रहा हूं। हालांकि जो आगे बढ़ गए हैं उन सभी को याद होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पुनः वेदों की ओर लौटो। ये क्वेश्चन बन सकता है, किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। और सत्यार्थ प्रकाश इनने एक जो है क्या किया था, पत्रिका का संपादन किया था। और बाद में इन्होंने आर्य समाज जो है इसकी स्थापना की 1875 में, ठीक है, नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, 1857 की क्रांति के बाद। इसके बाद लिखेगा, भारत में स्थानीय स्वायत्तता का जनक किसे बोला जाता है, भारत में स्थानीय स्वायत्तता का जनक किसे बोला जाता है, मैं आपको बता दूं, ये बोला जाता है लॉर्ड रिपन को बच्चों, है ना, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। बहुत ही स्वर्णिम काल था इसका। अगर आप लोगों को एक शॉर्टकट की में बोला जाए कि जितने भी गवर्नर जनरल रहे या जितने भी वॉइस रहे, जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, उन सभी में सबसे अच्छा शासनकाल किसका रहा, तो लॉर्ड रिपन का नाम ले लीजिएगा। एक महिला थी फ्लोरेंस
नाइटेंगल, फ्लोरेंस नाइटेंगल आपने सुना होगा, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटेंगल एक महिला का नाम सुना होगा। इन्होंने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कह रखा है, लिख लीजिएगा। फ्लोरेंस नाइटेंगल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। भारत का उद्धारक, उद्धारक का मतलब समझ में आ रहा है, जिसने बेड़ा पार कर दिया मतलब भारत का, ठीक है। शांत था, स्वभाव का था, काफी अच्छे इसने क्या कर रखे थे। इससे पहले लिप्टन का कार्यकाल था, आपने देखा होगा। इससे जस्ट पहले 1776 से 1800, मैं आपको बता दूं, थोड़ा स्टोरी बता दूं, ये समझ में आया ना। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्तता का जनक बोला जाता है, और फ्लोरेंस नाइटेंगल ने इन्हें भारत का उद्धारक जो है वो कह रखा है, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, देखिएगा, इससे पहले लिप्टन रहा था, लिप्टन, ठीक है। ये 1776 से 1876 से 1880 के बीच में लिप्टन रहता है, और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो रहता है, लॉर्ड रिपन का, वो रहता है 1880 से 1884 के बीच में। इसके बाद तो फिर डफरिन आ जाता है, जिसके टाइम पे कांग्रेस की स्थापना होती है 1888 में, ठीक है। कार्नवालिस आता है एक बार बीच में, फिर डफरिन आ जाता है। तो लिप्टन ने काफी, देखिएगा, लिप्टन मेथोडिथ, ठीक है, मेथोडिथ नाम से साहित्य लिखता था, याद रखिएगा। मेथोडिथ नाम से साहित्य लिखता था लिप्टन, इसीलिए इसे मेथोडिथ भी बोला जाता है, किसको, लॉर्ड रिपन को। इसके टाइम पे आपने सुना होगा वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट पारित हुआ था, वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट, है ना, वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट लागू हुआ था 1878 के आसपास में। तो इससे बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। इसने क्या किया था, इस वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट के माध्यम से, इस टाइम पे भारत के बंगाल से, अदर क्षेत्रों से क्रांतिकारी विचार आ रहे थे न्यूज़पेपर के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। तो इसने वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट लगा दिया, और जितने भी क्रांतिकारी विचार थे भारत में, जो उस टाइम पे लगभग इंट्रोडक्ट हो रहे थे, उन सभी का क्या कर दी, मतलब कह सकते हो मुंह में तमाचा लगा दिया, ठीक है। बहुत आलोचना हुई, और भारतीयों ने कहा यार हमारी आजादी छीन लो, सब चीज कर रहे हो। धीरे धीरे विद्रोह हुआ, तो आगे चल के इन्होंने क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। दूसरा देखिएगा, लॉर्ड रिपन का इसलिए भी कहते हैं, इन्होंने 1882 में, इनके टाइम पे आपने देखा होगा पहला कारखाना अधिनियम आया, पहला कारखाना अधिनियम आया, याद रखिएगा, कारखाना एक्ट आया, लिख लीजिएगा। इसके अलावा 1881 में इनके शासनकाल में भारत में पहली स्थायी जनगणना हुई, स्थायी, याद रखिएगा, स्थायी जनगणना हुई, लिखते रहिएगा, 1881 में। वैसे भारत में सबसे पहले जनगणना जो हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी, लिख लीजिएगा, लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी, कब, 1872 में, ठीक है। लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी 1872 में। ये स्थायी नहीं थी, ये अस्थायी थी, फिक्स नहीं था कि कब होगा। 1881 में जो हुई लॉर्ड रिपन के टाइम पे तय कर दिया कि आज से हर 10 साल में भारत में जनसंख्या हुई। इसके बाद 1891, 1901, 1911, 1921 होती रही। अब जैसे कि 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई, अब होगी, मतलब 10 साल तभी से ये जो है एक पैरामीटर बना दिया गया था, तब से ही, है ना। तो इसके अलावा स्थायी जनगणना, ठीक है, पहला कारखाना अधिनियम, इल्बर्ट बिल विवाद भी इन्हीं के टाइम पे आया था, लिख लीजिएगा, इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद बिल विवाद भी इनके टाइम पे हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था बच्चों, इसके माध्यम से क्या था कि अभी तक जो है कोई भी भारतीय न्यायाधीश होगा या जज होगा, अगर कोई अपराधी अंग्रेज है, ठीक है, तो अगर कोई अपराधी अंग्रेज और न्यायाधीश भारत है, तो भारतीय उसको सजा नहीं सुना सकता था। तो इल्बर्ट बिल के माध्यम से कहा गया कि अब भारतीयों को भी अधिकार दिया जाए कि वो जो अंग्रेज लोग हैं उनको सजा दे करके, है ना, ये रिपन ने रखा था। तो इन्होंने इसी के चलते, बताते हैं कि इल्बर्ट बिल विवाद के चलते ही इसका स्वर्णिम काल सिर्फ 1880 से 1884 में समाप्त कर दिया, वरना जो रिपन था वो बहुत लंबे टाइम तक जो है बताते हैं कि वॉयसरॉय रहता भारत का, ठीक है।
याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। अब मैं कंटिन्यू आपको फैक्ट सीरीज पढ़ाऊंगा जीएस की उत्तराखंड, और वो तो काफी हो गई है, और उम्मीद करूंगा कि आपको काफी अच्छे क्वेश्चन दूं जो एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। दे तो सब है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर रूप से मुंह जवानी याद है तो मैं आपको सारी की सारी चीजें बता दूंगा जो भी उससे जुड़ी होंगी, ठीक है। हाँ, एक बार लिख लीजिएगा, इसके टाइम पे हंटर कमीशन आया था। हंटर कमीशन आया था जो शिक्षा से संबंधित है, लिखिएगा, शिक्षा से संबंधित था, लिखिएगा। हंटर कमीशन आया था इसके टाइम पे जो शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। आया समझ में? एक क्वेश्चन आता है भारतीय संसद में बधवा, ठीक है, उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पास हुआ? याद रखिएगा, बधवा उन्मूलन अधिनियम संसद में 1976 में पास हुआ था, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है 1976 में। और आपको याद दिला दूं, 42वां संविधान संशोधन भी 1976 में हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी कि लघु संविधान भी बोला जाता है। मैंने बिल्कुल डीपली पढ़ा रखा है, तो पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहीं के आसपास में कुछ डेटे बताऊं तो 1975 में याद रखिएगा, ठीक है, इन्होंने, इंदिरा गांधी सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया था, 20 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है। और इसी टाइम पे पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो इसी टाइम पे इन्होंने 1975 के आसपास में गरीबी हटाओ नारा दिया था, लिख लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना में लिखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है। अभी जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट और पानी पी लेता हूं, आपको और चीजें बता देता हूं। देखिएगा, इसी के बाद जनता सरकार ने 1980 में एक ट्राइसन कार्यक्रम लाया। क्या लाया? ट्राइसन कार्यक्रम, ठीक है। इसके माध्यम से जो ग्रामीण की महिलाएं थी, यानी कि जो ग्रामीण के लोग थे, उनको रोजगार देके, उनके ही यहाँ जो मतलब प्रोडक्ट हो रहा है उनसे रोजगार जनरेट करके उनको रोजगार दिलवाना। आपने देखा होगा कि ट्राइसन के माध्यम से मैंने एक पिथौरागढ़ की महिला भी बताई थी, तुलसी देवी, फैक्ट सीरीज में सब याद रहता है मुझे, इसलिए मैं आपको रिमेम्बर करवा रहा हूँ। तो मैंने वहां पे बता दिया था कि ट्राइसन कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, महिलाओं को स्वावलंबी बनाया था, उन्हें रोजगार देने की बात कही थी। और उन्होंने जो अंगोरा खरगोश थी उसके ऊन से क्या किया था, सॉल बनाई थी। और उन्होंने महिलाओं को नारा दिया था, रो नहीं आगे बढ़ो। तुलसी देवी, याद आया ना, इसी ट्राइसन कार्यक्रम से ये 1980 में चलाया गया था, इसीलिए मैंने आपको उससे जोड़ दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा 1996 लिखिएगा, इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड जो है लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड 1996 में। इसके अलावा देखिएगा, भारत में जो दशमलव प्रणाली है, ठीक है, जो हमने वहां से ली थी फ्रांस से, इसे दार्शनिक प्रणाली भी बोला जाता है। दशमलव प्रणाली को दार्शनिक प्रणाली भी बोला जाता है। देखिएगा, इसका मैं इतिहास बता रहा हूं, दार्शनिक प्रणाली भी बोला जाता है। और 1 अप्रैल 1957 से हमने इसको लागू किया था। दशमलव, समझ में आना, जो दशमलव लगाने की बात थी, तो ये हमने फ्रांस से ली है। तो ये 1 अप्रैल 1957 को लागू हुआ। और इसी टाइम पे हमने नया पैसा जो है वो भी लागू किया था। नया पैसा, याद रखिएगा, नया पैसा लागू किया था इसी के साथ। 1 अप्रैल 1957 से याद रखिएगा 1 जून, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1 जून 1964 तक पैसे के साथ नया शब्द जुड़ता रहा। समझ में ना, हमने पैसे के साथ क्या जोड़ दिया, जैसे ही हमने ये दशमलव प्रणाली सीख ली या अपने उसमें लागू कर दी। देखिएगा, भारत जो है मानकों का अंतरराष्ट्रीय मानक, ठीक है, मतलब जो मैथ्स है उसका अंतरराष्ट्रीय मानक ही जो है इंप्लीमेंट करता है। जैसे दार्शनिक प्रणाली है, फ्रांस की है, तो इसको यूज करते हैं। इससे पहले हम पैसा कहते थे, जैसे ही ये आया दशमलव, उसे नया पैसा नाम दे दिया हमने। बाद में क्या हुआ, 1 जून 1964 को हमने नए पैसे को क्या नाम दे दिया, नया शब्द हटा दिया गया और पैसा शब्द सिर्फ नाम दे दिया गया।
लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ये लिख लीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी सरकार ने पहली बार लिखेगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसके बाद 1980 में हुआ था, जिस टाइम पे आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर थे मनमोहन सिंह, ठीक है। इस टाइम पे मनमोहन सिंह जो थे रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, जो हमारे बाद में पीएम भी रहे, याद रखिएगा, ठीक है। ये इस टाइम पे रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे, बताते ना बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ठीक है। तो 1980 में इसके बाद अन्य जो बचे बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण हुआ, लिख लीजिएगा। तो सब चीज लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, नॉट माध्यमिक, नॉट उच्च और नॉट इंटर, ठीक है। सिर्फ प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है और ये लगभग 1987 के आसपास में जो है लागू किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, लिख लीजिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। 1986 में ही लिखेगा हमने अपनी पर्यावरण नीति की घोषणा की थी, पर्यावरण नीति की घोषणा की थी, लिख लीजिएगा, 1986 में ही पर्यावरण नीति की घोषणा की थी। ठीक है। इसके अलावा लिखेगा 1987 में इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा में है, याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा जोड़ भी दीजिएगा, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। पहली बार इसमें जो है ओजोन में जो लेयर हो रही थी, ठीक है, ओजोन गैस को लेके, ओजोन को लेके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ और इसी के बाद, ठीक है, इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद ही 16 सितंबर को, ठीक है, प्रत्येक साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस घोषित किया, लिख लीजिएगा, ओजोन दिवस घोषित किया, ठीक है। एनवायरनमेंट पूछ सकता परसों के पेपर में ये तो जरूरी है। इसके बाद 1992 में लिखेगा रियो डी जनेरियो में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन बोला जाता है इसे, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा एजेंडा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 जो है इस पे बात हुई थी और एक एजेंडा 21 पे लिखेगा 4 समझौते थे। कई बार पूछा जाता है कि एजेंडा 21 में कितने समझौते थे, तो 4 समझौते थे। तो ये पृथ्वी सम्मेलन था 1982 में, बहुत इंपॉर्टेंट था। रियो डी जनेरियो ब्राजील का एक शहर है, ठीक है। यहाँ पे एजेंडा 21 पे बात हुई थी, एक घोषणा पत्र था, इसमें 4 समझौते थे, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन दिवस को लेके था। एक और लिख लीजिएगा, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्या हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, लिख लीजिएगा। और इसके माध्यम से कार्बन, ठीक है, पे बात हुई थी, जो कार्बन है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे सबसे ज्यादा बात, कार्बन पे बात हुई थी, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ऊपरी क्षेत्रों को नुकसान कर रहा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की पहचान हुई, ठीक है, याद रखेगा, बहुत ही खतरनाक थी ये। तो क्योटो प्रोटोकॉल में इसकी हुई और ये इसी से रिलेट है, लिखेगा। एक कार्बन न्यूटन आपने सुना होगा, तो वो भी इसी क्योटो प्रोटोकॉल से आया, कार्बन न्यूटन, ठीक है, कार्बन न्यूटन भी इसी से आया। कार्बन न्यूटन का मतलब क्या था कि जो देश कार्बन का ज्यादा उपयोग करते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो देश कार्बन का बहुत कम उपयोग करते हैं, तो उनको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे और उनसे जो यूनिट बच गई है उनको खरीदेंगे। समझ में आया ना? जो भी इंपॉर्टेंट है सब चीजें बता रहा हूँ, हालांकि कॉमन है, आपको याद होगा, लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। इस बार जो भी जीएस की फैक्ट सीरीज कराऊंगा, आपका बेसिक लगभग कोशिश कराऊंगा कि हर जगह से कंप्लीट करवा दूं, लेकिन कोशिश करना कि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, ठीक है। ये सब मैं आगामी दिनों में आपसे पूछने वाला हूं। इसके अलावा लिखेगा, ठीक है,
दक्षिण भारत में लिखेगा, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे बोला जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे बोला जाता है? लिख लीजिएगा, सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन को, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैं यहां से लिख देता हूं, सर आर्थर कॉटन को, सर सर आर्थर कॉटन को, सर आर्थर कॉटन को लिख लीजिएगा। सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत का सिंचाई का अग्रदूत बोला जाता है, क्योंकि यहाँ ये इंजीनियर थे और यहाँ पे इन्होंने तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से क्या किया, सिंचाई के लिए काम किया, इसलिए इन्हें दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत बोला जाता है, जो दक्षिण भारत है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखेगा, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, घिनौनी है लिखेगा। किसने कहा था? आप दादा भाई नौरोजी कहोगे, लेकिन नहीं है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी जो है वो कार्ल मार्क्स ने कहा था। फंस जाते इसमें उससे, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। मैं भी फंस गया था, बाद में जब पूरा डिटेल पढ़ा तो ये तो कार्ल मार्क्स निकले, मैं तो गलत सोच रहा था, है ना। तो कार्ल मार्क्स से, मैं कार्ल मार्क्स के बारे में आपको बता दूं, परसों ही बताया था कार्ल मार्क्स के बारे में कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है, इनकी बुक दास कैपिटल से निकली है ना, समाजवादी। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कहा था कि पूंजीपतियों में परसेंटेज वो खुद ही ले लेते थे, कर्मचारियों को बहुत कम देते थे। तो इनका कॉन्सेप्ट दिया कि यार पूंजीवादी कुछ ज्यादा ही हो रहा है, सरकार को काम करना चाहिए और सरकार को अपने हिसाब से देना चाहिए। ठीक है, तो वही थी समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इनकी बुक दास कैपिटल से निकली हुई। मैंने बताया था ना परसों, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इनकी जो दास कैपिटल बुक है 1867 में लगभग प्रकाशित हुई। मैं आपको बता दूं, बहुत फेमस बुक है, 4 भागों में है, कई बार इसके भाग पूछेगा तो 4 भागों में आई। इसका जो अंतिम भाग आया, चौथा भाग आया, तब तक ये मर गए थे, और इसका संपादन किया था, लिखेगा एंजल्स। ठीक है, हाँ, एंजल्स है, एंजल्स। ठीक है, इन्होंने इनका चौथा पार्ट संपादन किया था। अब देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। वो पूछता है कि कार्ल मार्क्स की जो दास कैपिटल है उसको लिखने में या उसके में सहायता के रूप में किसने काम किया था? तो एंजल्स। क्यों किया था? क्योंकि इनका जो चौथा पार्ट संपादित होना था, 3 तो कर दिए थे इनने, इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद इनका चौथा पार्ट किसने किया था? एंजल्स ने जो है प्रकाशित किया था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति की घिनौनी जो है कार्ल मार्क्स ने कहा था। वर्गवाद के जो थे खिलाफ थे, पूंजीपतियों के। ठीक है, पूंजीपतियों के बिल्कुल खिलाफ में थे, याद रखिएगा, इसीलिए इन्होंने कमेंट कर दिया। देखिएगा क्वेश्चन आएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा, लिखते भी रहिएगा, सबके लिए शिक्षा निर्धारित की है। अब मैं आपको बता रहा हूं, निर्धारित की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा जो है 2015 में निर्धारित की। ठीक है, आपने सतत विकास सुना होगा, सतत विकास सुना होगा, है ना, सतत विकास। इस सतत विकास में इन्होंने 17 लक्ष्यों को रखा है। पहले बता रहा हूं, थोड़ा डीप है, 17 लक्ष्यों को रखा है। तो इसमें जो चौथा लक्ष्य है वो एजुकेशन को लेके है। देखिएगा, हमारी ट्रेनिंग होती है कई बार, क्योंकि हम लोग तो ग्रामीण विकास से ही संबंधित हैं, तो इसके संबंध में बताते हैं कि 17 विकास कौन कौन से स्वास्थ्य से हैं, बहुत सी चीजों से है, ग्रामीण संरचना, शहरी संरचना, तो 17 विकास रखे हैं। तो इनको इन्होंने कहा कि 2030 तक क्वेश्चन आ सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 सतत विकास जो है निर्धारित किए हैं, उनके लक्ष्यों को कब तक हासिल करने का जो है मतलब वो रखा है, क्राइटेरिया रखा है 2030। ठीक है,
तो इसमें जो है चौथा सतत विकास जो है वो एजुकेशन से है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा जो है निर्धारित की 2015 में, और कहा कि 2030 में हर बालक बालिका पूरे विश्व में, इनका जो एजेंडा है पूरे विश्व में है। सबसे ज्यादा इनके लिए जो दिक्कत वाला कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। ठीक है, आपने सुना होगा सोमालिया देश, सुना होगा इरिट्रिया, सुना होगा, उधर पे आपने देखा होगा उन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। सोमालिया में तो मैं आपको बता दूं वहां से बहुत ज्यादा व्यापार होता है उस वाले समुद्री एरिया से। तो कई देशों की सरकार उन्हें वहां पे कोस्ट गार्ड रखने के पैसे देती है। वो कहती है यार आप लूटो मूटो मत, ठीक है, मतलब लूटपाट बंद करो, हम लोग आपको पैसे दे रहे हैं, आप लोग अपने देश के लोगों को रोजगार जनरेट करो, उसको कॉस्ट गार्ड करो। क्योंकि वहां के लोगों की जो अर्थव्यवस्था चलती है बताते हैं कि लूट पे ही चलती है, इसलिए उसे समुद्री लुटेरों का देश बोला जाता है सोमालिया को। तो जो भी देश वहां से व्यापार करता है बड़ा बड़ा, ठीक है, तो वो पहले ही सरकार से बोलता है कि आप कॉस्ट गार्ड जो है यहाँ पे दो, उनको हम सैलरी देंगे, आपको भी पैसा देंगे और अपना व्यापार भी करेंगे, इस तरीके से करते हैं। तो उस वाले एरिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य कब से कब तक निर्धारित है? उसमें आपने देखा होगा 2015 से 2022 तक आंसर था। हालांकि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, मैं 2025 में ले गया था, लेकिन थोड़ा हमें यहाँ रुकने की जरूरत है। ये क्वेश्चन आपका घटना चक्र पूर्वालोकन से पूछा गया है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, और ये 2016 यूपी पीसीएस के प्री में आ चुका है। सब डिटेल मैंने ले रखी है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि यार जो चीजें बता रहा हूँ ना उसमें ध्यान करो। देखो, हवा में पढ़ाना, हवा में मेहनत करना वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप फॉलो करोगे तो, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि घटना चक्र पूर्वालोकन ले लो, उसको पढ़ लो, समझ में आना, जीएस आपकी अच्छी हो जाएगी। लूसेंट पढ़ो, ऑप्शनल बनाओ, वो करो तो आपका अच्छे स्तर में आएगा। तो मैंने परसों एक क्वेश्चन देखा पूर्वालोकन में, जो आप फर्स्ट शिफ्ट में आया था 5 सितंबर के, ठीक है, वीडियो में वो आया था 2015 से 2022 तक के लिए। 2016 यूपी पीसीएस के पेपर में आ चुका है, और ये घटना चक्र पूर्वालोकन इकोनॉमी में आप देख सकते हो। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन आता है 1927 में एक बटलर कमेटी आई थी, उसका उद्देश्य क्या था? 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य, लिखेगा कमेटी का उद्देश्य, किस उद्देश्य से आते हैं, आप किस उद्देश्य से तैयारी कर रहे हैं सफलता के लिए ना, लिख लीजिएगा। तो याद रखिएगा 1927 में बटलर कमेटी का जो संबंध था वो था भारतीय सरकार तथा जो देसी रियासत है ना सॉरी, जो देसी रियासत है उनके बीच में संबंध जो है, उनके बीच में संबंधों को लेके इस कमेटी का उद्देश्य था कि उनके बीच में संबंध अच्छे बनाए जाए। भारत सरकार व देसी रियासतों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करने से बटलर कमेटी का उद्देश्य था। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ठीक है, एक शैक्षिक नीति है फिल्ट्रेशन, भारत में आएगा शैक्षिक नीति फिल्टरेशन नीति का प्रतिपादक कौन था, या फिल्टरेशन नीति का संबंध किससे है मैं आपको बता दूं। आपने लॉर्ड मैकाले सुना होगा, ठीक है, लॉर्ड मैकाले जो है फिल्टरेशन थ्योरी का प्रतिपादक था। ये शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षा से संबंधित है फिल्टरेशन थ्योरी। ठीक है, और 1835 में भारत में लिखेगा जो शिक्षा का माध्यम हो गया वो अंग्रेजी हो गया 1835 में, क्योंकि 1833 में लॉर्ड मैकाले भारत आया, और इसे भारत में जो है, ठीक है, इसमें जो भारत में है, एक मिनट रुकेगा बच्चे, बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है ना। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले जो है शिक्षा फिल्टरेशन थोड़ी शिक्षा नीति से थी, और 1885 में इन्होंने जो विलियम बेंटिंग थे, भारत के प्रथम वायसरॉय थे, है ना, भारत के प्रथम,
उनको सुझाव दिया और उनसे कहा, तो उनके आधार पर अंग्रेजी भारत में 1835 में शिक्षा का माध्यम हिंदी से अंग्रेजी हो गया। और 1833 में याद रखिएगा, जो 1833 का एक्ट था उसी के माध्यम से भारत में पहला विधि आयोग खुला। ठीक है, पहला विधि आयोग खुला, याद रखिएगा। पहला विधि आयोग भारत में जो ब्रिटिश सरकार लाई वो 1833 के एक्ट के माध्यम से लाई, और इसी में प्रथम विधि आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को बनाया था। अगर आपसे पूछे कि आजाद भारत का पहला विधि आयोग कब बनाया, तो 1955 में। और आजाद भारत में जो विधि आयोग होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो आप लिख लीजिएगा 3 साल होता है। ठीक है, सब लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने पेपर बनाए हैं अपने कोचिंग वालों के लिए, पहले बनाए थे, आपको भी इससे करवा दूंगा, टेंशन ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। उससे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निस्क जाने जाते हैं, लिखिएगा। प्राचीन भारत में निस्क किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निस्क किस नाम से जाने जाते थे? ठीक है, निस्क, तो लिखिएगा स्वर्ण आभूषण। प्राचीन काल में निस्क जो है वो स्वर्ण आभूषणों को बोला जाता था, लिखते रहिएगा। ठीक है, भारतीय जनगणना आयोग का गठन लिखिएगा। भारतीय जनगणना आयोग का गठन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, भारतीय जनगणना आयोग का गठन लिखिएगा 1964 में हुआ। ठीक है, 1964 में लिखिएगा। देखिएगा, आपको पता होगा किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, एक बार फिर से बता रहा हूं, किसी भी अर्थव्यवस्था में बच्चों मुद्रा की पूर्ति जो करता है वहां का सेंट्रल बैंक करता है। जैसे हमारे यहाँ कौन सा है, आरबीआई है ना। अगर हमारे उसमें मुद्रा की कमी हो जाए या ज्यादा हो जाए तो उसकी पूर्ति आरबीआई करता है, उस देश का सेंट्रल बैंक करता है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स किसकी रचना है, लिखिएगा मैकियावेली। पॉलिटिक्स किसकी रचना है, लिखिएगा मैकियावेली। मैकियावेली की पॉलिटिक्स किसकी रचना है, लिखिएगा मैकियावेली। देखिएगा, भारत में एक जनजाति पाई जाती है टोडा। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब ज्योग्राफी बताई थी, तो ये कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी हिल्स के आसपास में, नीलगिरी जो पहाड़ी है वहां पे पाई जाती है, लिखिएगा टोडा जनजाति। ठीक है, नीलगिरी। एक जारवा जनजाति है, लिख लीजिएगा, जारवा अब ये विलुप्त की ओर है, तो ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है, अंडमान और निकोबार में, लिखिएगा। जारवा जनजाति भारत में अंडमान और निकोबार में पाई जाती है, लिख लीजिएगा। मानव भूगोल का पिता, लिखिएगा कार्ल लेटर। मानव भूगोल का पिता, लिखिएगा कार्ल रेटर। ठीक है, मानव भूगोल का पिता लिखिएगा कार्ल लेटर। एक क्वेश्चन आएगा, राष्ट्र और राजा शब्द का पहला उल्लेख कहां मिलता है? ठीक है, राष्ट्र और राजा शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल लिखेगा। उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र और राजा का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। भारत में पहली बार राष्ट्र और राजा शब्द का उल्लेख जो है वो उत्तर वैदिक काल में मिलता है, लिख लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मैंने अभी आपको बताया था कि 1986 में। एक क्वेश्चन है, किस देश में वित्त विधेयक सिर्फ उच्च सदन में रखा जाता है? ठीक है, किस देश में, लिख लीजिएगा, किस देश में वित्त विधेयक सिर्फ उच्च सदन में रखा जाता है? उच्च सदन, ठीक है, निम्न सदन हमारे यहाँ लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। तो लिखेगा जापान। जापान में वित्त विधेयक सिर्फ उच्च सदन में रखा जाता है, निम्न में नहीं। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ वित्त विधेयक क्या होता है,
जो भी वित्त विधेयक से संबंधित धन विधेयक होते हैं वो लोकसभा में रखा जाता है, निम्न सदन में। देखो क्वेश्चन आएगा टॉर्नेडो क्या है। वैसे तो तूफान होता है, कैसे आता है देखिएगा। एक अति उच्च दाब केंद्र है, टॉर्नेडो लिखेगा अति उच्च दाब केंद्र, ताप नहीं दाब, याद रखेगा। दाब जो है वो दबाव बनाता है, ठीक है। उच्च दाब केंद्र लिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग ऑफ लिखेगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अध्यक्ष कौन होता है इस संस्था का? तो लिखेगा पीएम होता है। एक है राष्ट्र संघ की स्थापना लिखेगा 1920। संयुक्त राष्ट्र बनने की कल्पना राष्ट्र संघ के माध्यम से हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्र संघ। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में लिखेगा, ठीक है। UNO शॉर्ट में बता रहा हूँ, हालांकि डीप में बताऊंगा, 1945 में लिखेगा, ठीक है। UNO वर्ल्ड बैंक, IMF सब यही है। 27 दिसंबर 1945 है वर्ल्ड बैंक और यही, ठीक है। हालांकि आप पढ़ लोगे इतने फैक्ट तो आपको याद होने चाहिए। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन है, लिखेगा निर्धनता दुष्चक्र। निर्धनता दुष्चक्र अवधारणा किसने दी थी? निर्धनता दुष्चक्र, निर्धनता दुष्चक्र अवधारणा किसने दी थी? लिखेगा रैगनर नर्क से, लिखेगा रैगनर नर्क से। और कब दी थी पूछेगा तो 1953 में लिखेगा, 1953 में, ठीक है। उसके अलावा तो समझ में आया आपको? तो तैयारी करनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है और बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो देखेगा मैं एग्ज़ाम तक फैक्ट सीरीज ही लाऊंगा। अगर आपको लगता है कि अच्छा हो रहा है, उत्तराखंड और जीएस की ही फैक्ट सीरीज लाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि जीएस की, क्योंकि उत्तराखंड और हिंदी तो लगभग हमारी हो गई है। जो जिसको लगता है कि हिंदी नहीं हुई है वो पुराने वाली प्लेलिस्ट देख सकता है, ठीक है। थोड़ा मुझे लगता है कि आप लोगों की जीएस वीक है और उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट फैक्ट सीरीज आपको देनी चाहिए, तो ऐसे ही फैक्ट सीरीज कराऊंगा। ऐसा नहीं कि हवा में, ठीक है। एक फैक्ट बताए आपको, एक से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और पढ़ते रहिएगा। बिल्कुल घबराइएगा मत कि अगर लाइव क्लास नहीं चलती है तो क्या होगा, ठीक है। लाइव क्लास नहीं चलती है तो बहुत कुछ होगा, रिकॉर्ड क्लास आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ऐसी कोई भी टेंशन नहीं है कि आपके पास रिकॉर्ड क्लास नहीं आएगी। बाकी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा और अपने लक्ष्य की जो है प्राप्ति के पीछे भागते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलेगा, हम लोग कल मिलते हैं फिर, इसके साथ चले।